नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ के दौरे पर थे और एक तरह से उन्होंने वहां पर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। शिक्षा, रोजगार, किसानों को लेकर कई बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने करीब 100 एकड़ में बन रही राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। स्वतंत्रता की लड़ाई में जाट राजा चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को याद करते हुए उनके नाम से ये आधारशिला रखी गई और माना जा रहा है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके माध्यम से जाट समाज को साधने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने यहां पर डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र भी किया, जिससे कहा कि डिफेंस की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। छोटे किसानों को भी याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 80% किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। उनको 3,000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। यहां गन्ने के भुगतान से परेशानी कम करने और पश्चिमी यूपी के किसानों का जिक्र भी उन्होंने किया। बहरहाल फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में फैले बुखार से हो रही मौतों का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। फिरोजाबाद में 20 साल की निकिता को आगरा के मंडल कमिश्नर की गाड़ी के नीचे से खींचकर हटाया जा रहा है। निकिता की चीखें रुला देने वाली है। उसने अपनी 11 साल की बहन को फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। निकिता का आरोप है कि अस्पताल में उसकी बहन को सही इलाज नहीं मिला। दोपहर सोमवार शाम जब आगरा के मंडल कमिश्नर और फिरोजाबाद के जिलाधिकारी मुआयना करने पहुंचे तो निकिता का गुस्सा फूट पड़ा। सर अभी खत्म हो जाएगी क्या करवा रहे हैं? उस पर 80 स्टेज पे ट्रीटमेंट कराइए, आप जाएंगे नहीं? हटिए। क्या सही कि नहीं? तुम्हें यार अरे एक दिन में 3 से 4 बच्चे खत्म हो रहे हैं डेली। यहाँ के सारे डॉक्टरों को डिस्चार्ज कराया जाएगा अब भी, और डीएम को तुरंत अभी आना पड़ेगा। अभी आएगी डीएम, जोड़ दिया वहाँ पे। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के मुताबिक निकिता की बहन को डेंगू था और लाख कोशिशों के बाद निकिता की बहन को बचाया नहीं जा सका। देखिए, वो पेशेंट हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड डेंगू करके आई थी और उसमें लिवर वगैरह काफ़ी इनलार्ज था। उसमें एब्डोमेन में काफ़ी फ्लूइड भरा हुआ था। अल्ट्रासाउंड में प्लूरल इफ्यूजन भी था उसको, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसकी प्लेटलेट काउंट जबकि आज भी 70,000 थी उसकी, लेकिन एकदम से उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन ब्लीड वगैरह हुआ होगा और तुरंत हमें उसको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। और वेंटिलेटर में लेने के बाद ही उसका पूरा ट्रीटमेंट हमारी पूरी टीम ने किया, लेकिन हमें खेद है हम उसको बचा नहीं पाए। देखिए, अब किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाए तो उस समय उसके लिए दुखद होता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये बीमारी थी ऐसी और उसके अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस थे। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बुधवार को 6 साल की वैष्णवी की मौत हो गई। एम्बुलेंस में रखे शव को वैष्णवी की दादी छोड़ नहीं पा रही। दादी की चित्कार ने अस्पताल के बाहर सबको भावुक कर दिया। अस्पताल के गार्ड बुजुर्ग को ढांढस बंधाते नजर आए। किसको लेके आई थी अंदर यहाँ पे? लड़की को। क्या हुआ उसको? वो खत्म हो गई, 7 साल की थी। किसी पे इलाज पहले कराया था क्या? नहीं, ले गए थे, दवाई दिलाई और फिर इलाज किया था, अच्छी इलाज की। हर रोज फिरोजाबाद में बुखार से बच्चे तड़प कर मर रहे हैं। सरकार के सारे दावे इन आंसुओं के सामने झूठे नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रचार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में है। ऐसे चमकदार होर्डिंग पोस्टर जगह जगह सड़कों पर लगे हुए हैं, लेकिन फिरोजाबाद में जो हो रहा है वो हकीकत इस प्रचार के बिल्कुल उलट है। हर रोज़ कई बच्चे वहाँ पर दम तोड़ रहे हैं। 1 महीने गुजर गए हैं, फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बदल रही। दिल्ली में सहयोगी जितेंद्र केशव के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने आज फैजाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली और 2022 के लिए चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है। कल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने राम मंदिर का रामलला के दर्शन किए। कहा जा रहा है कि कई तमाम जो राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं अब राम मंदिर पहुंच रहे हैं। अयोध्या के जुड़वा शहर फैजाबाद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में अच्छी खासी भीड़ जुटी। इसकी अगुवाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने की। सोमवार को दोनों नेता अयोध्या के कई मंदिरों में गए दर्शन के लिए। बन रहा राम मंदिर भी उनमें से एक था। तिरंगा यात्रा में पार्टी का मुख्य नारा था, श्री रामचंद्र जी का लेकर हम आशीर्वाद, उठाएंगे तिरंगा, सिखाएंगे असली राष्ट्रवाद। बहुत सौभाग्य से हमें अवसर मिला कि हम जाके राम जन्मभूमि पे रामलला दर्शन करें। उसके साथ साथ संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनसे जब संतों से मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुक्त कंठ से विजय भव का आशीर्वाद भी दिया। और कल हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी के सामने, रामचंद्र जी के सामने, भगवान राम जन्मभूमि पर जाकर वहां रामलला के सामने यही अर्जी लगाई कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दें। आम आदमी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन नतीजे बहुत ही खराब रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2014 में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ उतरे थे। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ की जो राजनीति है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्स है धर्म की और जाति की। यहाँ पे काफ़ी जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो पहले से ही पॉलिटिकल एरिना में हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये सब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इन तिरंगा यात्राओं से राजनीतिक फायदा कितना होता है। अयोध्या में इतिहास और लोगों की आस्था झलकती है। हम राम राज्य में विश्वास रखते हैं। हमें अब बीजेपी की बी टीम के अलावा कुछ भी कह सकते हैं। वोटर्स को वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। हो सकता है कि राजनीतिक अभियान के लिए अयोध्या का इस्तेमाल करने वाले दलों में आम आदमी पार्टी का नाम भी जुड़ जाए, लेकिन इस बात के पूरे आसार हैं कि 2022 के चुनावों से पहले अयोध्या बड़ा राजनीतिक ठिकाना बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां नियमित आते जाते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में पहुंचे थे। जुलाई में मायावती ने ब्राह्मण वोटरों को साथ लाने के अभियान की शुरुआत अयोध्या से ही की और हाल में ही समाजवादी पार्टी की यात्रा भी अयोध्या पहुंची। फैजाबाद में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते ही बयानबाजी भी तेज हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य की बेहतर होती व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं आज, तो अखिलेश यादव ने उनकी कमजोर होती पकड़ पर प्रहार किया। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को, राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश में अब बीए फर्स्ट ईयर के छात्र भगवान श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन नाम से सिलेबस तैयार किया है। वहीं इंजीनियरिंग के छात्र इंजीनियरिंग के गुर सिखाने के लिए राम सेतु निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव चाहते हैं इसी साल से बीए प्रथम वर्ष के छात्र कुछ ऐसे ही दर्शन शास्त्र में
100 नंबरों के लिए रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन पढ़ें। हालांकि ये अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक होगा। सही दुख कंद मूल फल खा। आदेश के मुताबिक विषय का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई के बाद छात्र व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयामों पर केंद्रित होकर संतुलित नेतृत्व क्षमता व मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करने योग्य बने। छात्र उन जीवन मूल्यों को भी जान सके जिसकी समाज में आज जरूरत है। छात्र तनाव प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में प्रेरक कुशल वक्ता बन सकें। रामायण रामचरितमानस के अलावा व्याख्यानों में वेद उपनिषद का भी जिक्र है। रामायण हो, महाभारत हो, या हमारे गौरवशाली महापुरुषों का जीवन हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, रानी अवंतीबाई हो, या देवी अहिल्या हो, इधर विक्रमादित्य हो, राजा भोज हो, इन सारे महापुरुषों के चरित्र को लेकर के भी हम सामने आने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सब के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी अपनी गौरवशाली अतीत को पढ़ने का, समझने का मौका भी मिलेगा और प्राचीन साइंस विज्ञान को भी विद्यार्थी समझ पाएंगे। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रश्न खड़ा किया गया था अतीत में कि ये जो राम सेतु को तोड़ दें और ये खाड़ी और अरब सागर को मिला दें, लेकिन नासा ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि ये डम ब्रिज था जो 17 लाख साल पहले भगवान श्री राम के काल का है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर हिमाचल क्षेत्र के लोगों को इस मामले में जीत मिली थी। अंग्रेजी के फाउंडेशन कोर्स में सी राजगोपालाचारी की महाभारत की प्रस्तावना पढ़ाई। दोनों भाषाओं में योग और ध्यान को भी तीसरे फाउंडेशन कोर्स के रूप में पेश किया गया है। इसमें ओम, ध्यान और मंत्रों का पाठ शामिल है। उर्दू गजल, उर्दू जबान को भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। ऐसा ना करो। कांग्रेस कह रही है सरकार अपना एजेंडा थोप रही है। आप किस दिशा में देश ले जाना चाह रहा हो? एक एजुकेशन सेंटर में आप रामायण महाभारत को आप लेके आ रहे हो, फिर आप कल को दीनदयाल को भी आप कह रहे हो कि हम मेडिकल साइंस में लाएंगे। तो ये क्या है? कुछ इनकी नीयत तो समझ में आ नहीं रही, क्योंकि ये ना तो आप धर्म के प्रति कोई वफादारी कर रहा हो मेरी समझ में, और ना कोई धार्मिक लिटरेचर को आप पॉपुलर करना चाहते हो। आपका मकसद केवल ध्रुवीकरण करना है, नफरत बांटना। जैसे देश में मॉब लिंचिंग के नाम पे बांटी, इसी तरह शिक्षा में भी आप नफरत फैलाना चाह रहे हैं। सवाल है उच्च शिक्षा मंत्री जी खुद तो आत्मसात करें राम के चरित्र और जीवन को। भगवान राम ने दया की बात की है, भगवान राम ने क्षमा की बात की है, भगवान राम ने नफरत रहित जीवन की बात की है। हिंदी दिवस की सभी को बधाई। वहीं चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में पढ़ाने की योजना चल रही है। जल्द से जल्द एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम को हम हिंदी में भी शुरू करें। मंत्री जी शायद भूल गए होंगे कि ऐसे ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने का ऐलान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोले गए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के लिए थी। आलम यह है कि आज यहां नियमित कर्मचारियों के नाम पर 8 चपरासी, 2 ड्राइवर हैं। पिछले 10 सालों में कोई भर्ती नहीं हुई है। 29 अतिथि शिक्षकों के बूते विश्वविद्यालय चल रहा है। कुछ सालों पहले यहाँ के बजट में 20% की कटौती भी कर दी गई थी। पहले यहाँ 184 पाठ्यक्रम, 46 संकाय थे। अब 27 विभाग, 74 पाठ्यक्रम हैं। हिंदी माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सपना भी केवल घोषणा बनकर रह गया। विश्वविद्यालय प्रबंधन हिंदी माध्यम से पाठ्यक्रम तक तैयार नहीं कर सका। 2017-18 में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद हो गई। मेडिकल की पढ़ाई आज तक हिंदी में शुरू ही नहीं हो सकी। हिंदी के नाम पर हुक्मरानों के बयान और ऐलान आपने सुन लिए। हिंदी विश्वविद्यालय की दशा भी देख ली। अब हिंदी के नाम पर सियासत को भी समझिए। साल 2015 में भोपाल में 10 करोड़ रुपए खर्च करके विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। राजभाषा के नाम पर 13 घोषणाएं हुई, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 पर काम चल रहा है, 6 अभी भी अधूरी हैं। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे, इतनी बारिश के बाद भी क्यों पानी के लिए तरसती रह जाती है दिल्ली।
दिल्ली में लगातार बारिश होने के बावजूद पानी की समस्या बनी रहती है और पानी के मामले में दूसरे राज्यों पर निर्भर है। एक समय यहाँ 1000 तालाब और जल स्रोत थे, लेकिन कई जो थे वो खत्म हो गए और अब कई सूख गए। एक ग्राउंड रिपोर्ट। बारिश के वक्त दिल्ली की सड़कें, नदियों और बहुत सारे इलाके तालाब में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली के असली तालाबों की हालत क्या है? द्वारका के सेक्टर 8 में नगर निगम के इस तालाब का नाम ही जल शक्ति तालाब है, लेकिन आसपास पक्का निर्माण होने से इस तालाब में न तो बरसात का पानी आ पाता है और न ही पास की नहरों का, लिहाजा ज्यादातर समय ये सूखा होता है। सेक्टर 8 का ये तालाब है। ये मानसून बहुत भारी बारिश आई है, लेकिन जितना भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का पानी है, जो एक ट्रंक ड्रेन 2 है आपको दिखाई, इसका सारा पानी इसमें भर सकता था, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा पानी इसमें आया जो आसपास का आया है, वो ट्रंक ड्रेन 2 का सारा पानी निकल चुका है, नजरगढ़ ड्रेन में मिल चुका है। ये पानी की बर्बादी है। मानसून में यह तालाब पूरा भर जाना चाहिए था, लेकिन यह पानी नहीं भरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। अब ये आप देखिए, 11 सितंबर को इस बरसाती ड्रेन में किसी नदी के तरह पानी बह रहा था। सोचिए अगर इसका पानी ऐसे तालाबों में चला जाता तो उससे दिल्ली के तालाब और पानी के सूखे स्रोतों को एक नई जिंदगी मिल सकती थी। ये द्वारका सेक्टर 20 में ट्रंक ड्रेन 2 है, जो कि कुछ सेक्टर से और एयरपोर्ट से पानी लेकर आती है। ये इधर नजरगढ़ नाले में जाकर मिल जाती है। आगे जाकर आप देख लीजिए, इसमें ये करीब 7 साढ़े 7 फुट गहरी है और इसमें इतना पानी है कि 15-20 तालाबों का लबालब भर सकती है। आज काफ़ी बारिश हुई है, 11 सितंबर है 2021। अब ये सारा पानी बर्बाद जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दोनों का राज है दिल्ली में। दोनों को बहुत बार कहा जा चुका है कि जितनी भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, बरसाती नाले हैं, इनको तालाबों से लिंक कर दिया जाए, बरसाती नालों को साफ रखें और वो तालाबों में जाएगा, दिल्ली का पानी रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन ना दिल्ली सरकार ना केंद्र सरकार किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और ये सारा पानी बर्बाद जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 1000 तालाब और जल निकाय हैं, लेकिन जब साइकिल नाम की एक संस्था ने इन तालाबों की GPS टैगिंग शुरू की तो पता चला कि 325 तालाब साल भर सूखे रहते हैं और 300 तालाबों में सीवर जैसा जहरीला पानी भरा रहता है। 2-2.5 हज़ार एकड़ से ज़्यादा का क्षेत्रफल है दिल्ली में, जहाँ बहुत सारे जोड़ तालाब हैं, अन्य गाँव में हैं, और सरकार ने कभी उनके पुनर्जीवन के लिए कोई फैसला नहीं है। इसका खामियाजा और सिर्फ वो गांव नहीं, आसपास का शहर जो बस रहा है, सब इसको भुगत रहे हैं। हम देख रहे हैं द्वारका में ऐसी सोसाइटी थी जहाँ लोगों को बाहर निकल के आना पड़ रहा है। दिल्ली में 100 से ज्यादा तालाबों पर अतिक्रमण भी हो चुका है। अब नारायणा तालाब की ये 3 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर सन 2000 की है, जिसमें तालाब जैसा दिख रहा है। फिर 2009 की तस्वीर और अब ये 2021 की तस्वीर है, जिसमें तालाब का नामो निशान लगभग मिट सा गया है। कंक्रीट के इस जंगल को बसाने की सनक में हम ये भूल गए कि आने वाली पीढ़ी को कैसे साफ हवा और पानी मिलेगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको कर्नाटक लिए चलेंगे। यहाँ पे मंदिर गिराने पर कौन और क्यों कर रहे हैं हंगामा, बताएंगे। देश की बात में खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में मैसूर के पास बने एक मंदिर को प्रशासन ने तोड़ दिया है। इसको लेकर हंगामा हो गया है। राज्य में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद वीएचपी और दूसरे दक्षिणपंथी संगठन सड़क पर उतर आए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर गैर कानूनी तरीके से बने सभी धार्मिक स्थलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। मैसूर के पास नंजनगुड़ में प्रशासन ने सड़क के किनारे बने एक मंदिर को गिरा दिया।
राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, जिसमें अवैध तरीके से बने धार्मिक स्थानों को हटाने का आदेश दिया गया है। मंदिर गिराते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज दैट हमने जिला प्रशासन से कहा था कि अगर संभव हो तो धार्मिक स्थलों को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए। अगर ये ना हो पाए तो लोगों को भरोसे में लिया जाए, लेकिन इसके बदले प्रशासन ने तोड़ना शुरू कर दिया। इससे लोग नाराज हो गए। विदाउट एनीथिंग दे डन। एक अनुमान के मुताबिक कर्नाटक में तकरीबन 1900 के आसपास धार्मिक स्थल हैं, जिनको लेकर विवाद है, जो अवैध तरीके से बने हैं। मंदिर बीजेपी के शासनकाल में टूटा है, तो ऐसे में कांग्रेस चुप कैसे रह सकती है? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी और आरएसएस के लोग सांप्रदायिक दंगे कर रहे होते, या लोग सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे होते और पत्थरबाजी कर रहे होते। लेकिन हम मानते हैं कि ये कोर्ट का आदेश है, ऐसे में सभी लोगों को भरोसे में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। लोगों की नाराजगी को देखते हुए सरकार अब आगे की कार्रवाई से पहले आम सहमति बनाना चाहती है। ऐसे में अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति और कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे बताएंगे, मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठते सवालों के बीच क्या सख्ती करने जा रही है पुलिस। मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोमवार को शहर के MIDC इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस अब कई कदम उठाने जा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सोमवार को मुंबई में 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई कर पास में ही रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पॉक्सो सहित कई दूसरी धाराएं लगाई गई हैं। FIR दाखिल किया गया है। इसमें कलम 354 IPC और पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। आरोपी जो है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस प्रकरण में आगे की तहकीकात पुलिस की तरफ से चालू है। राज्य के अलग अलग जगहों से आ रहे मामलों के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री और DGP के साथ बैठक कर ऐसे मामलों में कमी लाने के लिए कई कदम उठाने की बात कही है। तो वहीं मुंबई पुलिस ने अब शहर में महिला सुरक्षा के लिए कई और कदम उठाने का ऐलान किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सर्कुलर जारी कर आदेश दिया है कि महिला संबंधित कोई भी कॉल कंट्रोल रूम में आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सुनसान और अंधकार वाली जगहों पर लगातार पुलिस गश्त लगाएगी। ऐसी जगहों पर CCTV लगाने के लिए BMC से बातचीत शुरू है। महिला शौचालय के बाहर पुलिस गश्त लगाएगी। कोई संदिग्ध दिखने पर तुरंत पूछताछ की जाएगी। महिलाओं से जुड़े मामलों के आरोपियों की लिस्ट बनाई जाएगी। रेलवे स्टेशनों के बाहर रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक पुलिस वैन तैनात रहेंगे। सरकार ने आज सभी पुलिस अफसर्स को और यूनिट कमांडर्स को एक सूचना दी है कि उन्होंने अपने अपने एरिया में इसका ढंग से बंदोबस्त करना चाहिए। कोई अगर ऐसी घटना होती है तो उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके बारे में अरेस्ट होना चाहिए और अरेस्ट होने के बाद में उसका चार्जशीट कर जल्दी से जल्दी कोर्ट में जाकर इसका कन्विक्शन कैसा हो ये देखना चाहिए। प्रशासन की ओर से महिला सुरक्षा के लिए जहां कई कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं राज्य में इस सरकार ने अब तक राज्य महिला आयोग का चयन नहीं किया है, जिसे लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। मुंबई से प्रवीण गिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।